जनता पार्टी का दावा है कि पिछले कुछ सालों में पारदर्शिता आई है और एक दूरदर्शी फ्यूचर ओरिएंटेड प्रशासन बनाया गया है। विकसित भारत की ओर अग्रसर है और पिछले 11 सालों ने वास्तव में विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखने का काम भी किया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मोदी सरकार 11 साल बेमिसाल। बोले नड्डा, हमारा फोकस गरीब कल्याण, विकसित और आत्मनिर्भर भारत पर बात। देश के लिए कितने फायदेमंद रहे ये 11 साल। विकसित भारत की यात्रा में पीएम मोदी के 11 साल हो चुके हैं। नया भारत, सशक्त भारत के संकल्प के साथ मोदी सरकार के ये 11 साल। कैसे 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी की पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ का ये ऐतिहासिक दिन भारत की प्रगति, सुशासन और जन कल्याण के दृष्टिकोण से नीति निर्णायक तारीख बन गया। कैसे 11 वर्षों के सफर में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अकल्पनीय आयाम स्थापित किए। सुनिए। पिछले दशक में हमने समाज के सभी वर्गों की चिंता की है, फिर चाहे वो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे ओबीसी भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे ट्राइबल भाई हैं, सबकी हमने चिंता की है। उनके लिए हर एक के लिए अलग अलग नीतियां, अलग अलग कार्यक्रम, स्कॉलरशिप्स इस तरीके से देने का काम भारत सरकार ने किया है। अब यहां पर मैं स्कीम्स गिनाना शुरू करूंगा तो एक घड़ी लग जाएगी, लेकिन ऑल स्कीम्स डेडिकेटेड टू एससी, एसटी और हमारे ओबीसी भाई, इनके लिए चिंता की गई। उसी तरीके से महिलाओं के लिए विशेष करके ध्यान दे करके विमेन लेड गवर्नमेंट, विमेन को आगे रख करके बढ़ाने का काम करना, यह काम भी हमारी सरकार ने बखूबी किया है। ये यात्रा केवल विकास की ही नहीं बल्कि एक नए भारत के पुनर्निर्माण की है। ऐसा भारत जो आत्मविश्वासी है, सक्षम है और हर भारतीय के सपने को साकार करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। चेनाब की चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा कि नरसिम्हा राव जी के टाइम पर शिलान्यास रखा गया था। देखिए गवर्नमेंट के एक्शन को। नरसिम्हा राव जी के टाइम पर 1995 में रखा गया था और इसको अटल जी ने प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया और पूरा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 जून को, अभी 3 दिन पहले, उसको पूरा किया। वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए समस्याओं को टालते रहना ये इस सरकार की न रीति रही न नीति रही। सरकार ने समाज के सभी वर्गों की चिंता करते हुए कोशिश की कि उनके जीवन में सुधार हो और आज पूरी ताकत के साथ हम विकसित भारत की ओर एक लंबी छलांग लेने के लिए तैयार हुए हैं। पिछले 11 वर्षों में मैंने पहले कहा कि अनइमेजिनेबल, जो किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो काम हुए हैं। 9 जून को मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए। उनकी सरकार इसे बड़े लेवल पर सेलिब्रेट कर रही है। तमाम फैसलों का लेखा जोखा लेकर मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मीडिया से मुखातिब हुए। सरकार की तमाम बड़ी उपलब्धियों का ब्यौरा देश के सामने रखा। इन 11 सालों में यकीनन कई बड़े और कड़े फैसले लिए गए जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वो फैसले जिन्होंने हिंदुस्तान को नई पहचान दी। इंडिया फर्स्ट की नीति के साथ लोगों को देश के साथ जोड़ने का काम हो, देश की सुरक्षा को मजबूत करने का इरादा हो, देश के जज्बे के साथ सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाए जाने की ठोस प्रक्रिया हो, मेक इन इंडिया के तहत सशक्त समाज के लिए डिजिटल लिटरेसी और ई सर्विसेज को बढ़ावा देने की बात हो,
कुल मिलाकर बीजेपी ने बताया कि उनका गरीब कल्याण पर फोकस के साथ विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत रखने का काम इन 11 सालों में किया गया है। कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करने की शपथ भारत के अनमोल समय और असंख्य भुजाओं की शक्ति को जगाने, एक नया सूरज उगाने, अंबर से ऊंचा जाने की जिद ठाने, एक नया भारत बनाने, देश की रक्षा के लिए सौगंध मिट्टी की खाने, क्योंकि बात देश को झुकने न देने की थी। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे पर से आवाज की जवाब देता है। आदरणीय सभापति जी, तो 11 साल पहले एक आवाज गूंजी थी, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और उसी क्षण भारत ने नई करवट ली। न परिवार न विरासत। 26 मई 2014 को भारत ने परिश्रम को सत्ता सौंपी। सरकार की माने तो सदियों की प्रतीक्षा पूरी हुई और आस्था ने इतिहास को छुआ। कैसे? रामलला 500 वर्षों बाद जन्मभूमि पर विराजे। जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाई गई। समाज से 3 तलाक मिटाया गया। बालाकोट से ऑपरेशन सिंदूर तक एक्शन हुआ। पाकिस्तान के अंदर घुसकर दुश्मनों को नेस्तनाबूद किया गया। 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। दुनिया का सबसे बड़ा अपलिफ्टमेंट अभियान चलाया गया। हर घर शौचालय अभियान चलाया गया। हर घर नल स्वच्छता और सम्मान दोनों पहुँचे। डिजिटल इंडिया प्लस यूपीआई से गांव तक पहुंचा ग्लोबल एप्स वाला भारत। नारी शक्ति को नई उड़ान मिली। महिला आरक्षण से लेकर योजनाओं में प्राथमिक भागीदारी बढ़ी। युवाओं के हाथ में ताकत दी गई। स्टार्टअप इंडिया बनाया गया। स्किल इंडिया से बनाया गया नया आत्मनिर्भर युवा भारत। पहली बार भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। चंद्रयान 3 से भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना। G20 अध्यक्षता से दुनिया में भारत का डंका बजा और ये सब हुआ पीएम मोदी की शपथ के चलते, जो भारत के लिए थी, भारत से थी और भारत को विश्व गुरु बनाने की शुरुआत थी। ये यात्रा महज विकास की ही नहीं थी, बल्कि एक नए भारत के पुनर्निर्माण की थी। ऐसा भारत जो आत्मविश्वासी है, सक्षम है और हर भारतीय के सपने को साकार करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश जल रहा है और ये कोई मुहावरा नहीं, ये हकीकत है। उत्तर प्रदेश के जिलों में सूरज का कहर इस कदर टूटा है कि जिंदगी थम सी गई है। हीट वेव ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 48 घंटे और ज्यादा घातक और भीषण हो सकते हैं। मौसम विभाग ने 20 से ज्यादा जिलों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। सूरज आग उगल रहा है, जमीन तप रही है और आसमान की ओर देखो तो राहत का एक भी कतरा नजर नहीं आता। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से आसमान साफ है और तेज धूप निकल रही है, जिससे मौसम शुष्क बना हुआ है और इसकी वजह से लोगों को बहुत उमस और गर्मी झेलनी पड़ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं। आगरा में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिसके चलते लोगों का बुरा हाल है। दोपहर के वक्त आलम ऐसा है कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है, मानो दूर दूर तक कोई इंसान नहीं रहता हो। जरूरी काम के अलावा लोग घरों से बाहर कदम तक रखने में कतरा रहे हैं।
राज्य के दक्षिणी जिलों की बात की जाए तो वहां का हाल सबसे ज्यादा बुरा है और यहां हीट वेव का प्रकोप भी सबसे ज्यादा है। इटावा, औरैया, कानपुर और हमीरपुर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं झांसी, मथुरा, ललितपुर और बांदा में भी हालत गंभीर बनी हुई है। कौशाम्बी, वाराणसी और सोनभद्र जैसे जिलों को भी सावधान कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ भी तापमान सामान्य से कहीं ज्यादा ऊपर है और गर्म हवा चलने से गर्मी में और ज्यादा इजाफा हो सकता है। राजधानी लखनऊ भी इस गर्मी से अछूती नहीं रही है। राजधानी का अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। दिन के वक्त चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़े लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, खासकर उनके लिए जो कि बाहर मजदूरी का काम कर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो वहीं इस भीषण गर्मी का असर सेहत पर भी पड़ रहा है, जहां अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मामलों में भारी इजाफा हुआ है। खासकर बुजुर्ग और बच्चों के लिए ये गर्मी और ज्यादा घातक साबित हो रही है। सरकार अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग को तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हेल्थ विभाग की ओर से भी एडवाइजरी जारी की जा रही है। इस गर्मी ने सिर्फ सेहत ही नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी और अर्थव्यवस्था पर भी असर डाला है। बाजारों में ग्राहक नदारद हैं। छोटे दुकानदारों की कमाई पर सीधा असर पड़ा है। दिहाड़ी मजदूरों के लिए काम करना मुश्किल हो गया है। न तो छांव है और न ही राहत। चलिए अब आपको बताते हैं कि हीट वेव से बचने के लिए क्या करें। दोपहर 12 से 4 बजे तक घर से बाहर निकलने से बचें। बाहर निकले तो छाया में चले और सिर ढक कर रखें। हल्के, ढीले और सूती कपड़े पहने। खूब पानी पिए। खुद को हाइड्रेटेड रखें। कैफीन और अल्कोहल युक्त पेय से बचें। जरूरतमंदों को पानी और छांव उपलब्ध कराएं। बुजुर्गों, बच्चों और बीमारों का विशेष ध्यान रखें। लू के लक्षण दिखे जैसे कि चक्कर, उल्टी, सर दर्द, तो तुरंत चिकित्सक तक संपर्क करें। खेती भी इस लू की मार से अछूती नहीं रही है। तेज गर्म हवाओं से फसलें सूखने लगी हैं, जिससे किसानों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। जल स्तर नीचे गिर रहा है और ट्यूबवेल जैसे संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि मौसम में आखिर परिवर्तन कब होगा, जिससे इस भीषण गर्मी से आपको राहत मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज यानी सोमवार को उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। दिन में तेज धूप निकलेगी। प्रदेश के कुछ जिलों में हीट वेव चल सकती है। दिन में धूल भरी हवाएं चल सकती हैं और 11 जून से मौसम में फिर से परिवर्तन होगा और धीरे धीरे फिर से पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश होने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। अब गर्मी सिर्फ एक मौसम नहीं, ये एक संकट बन गई है। इस भीषण गर्मी में सावधानी ही सुरक्षा है और खुद की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। मौसम विभाग की चेतावनी को हल्के में ना लें, वरना लापरवाही भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी। 28 दिन पहले 7 फेरे, माथे पर सिंदूर, हाथों में मेहंदी और होठों पर वादों की मिठास। इंदौर की सोनम नई नई दुल्हन बनी थी। जिंदगी की नई शुरुआत के साथ पति के साथ वो हनीमून पर शिलोंग रवाना हुई, लेकिन 20 मई को जो खबर सामने आई उसने सिर्फ परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। शिलोंग की गहरी खाई में राजा की लाश मिली और सोनम थी गायब। सवाल उठे, शक गहराया और सोनम की गुमशुदगी ने रहस्य को और ज्यादा पेचीदा बना दिया। आखिर क्या हुआ था शिलोंग में? क्या ये महज हादसा था या सोची समझी साजिश? सवाल कई हैं, रिपोर्ट देखिए। इंदौर की सोनम की महज 28 दिन पहले चूड़ी खनकी थी, सिंदूर सजा था, व्रत किए थे। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में हिंदू रीति रिवाजों से हुई और फिर पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर रवाना हुई थी शिलोंग की वादियों में। लेकिन वहां से जो खबर आई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 22 मई को कपल एक गांव के शिपारा होम स्टे में रुका। अगले दिन सुबह चेकआउट किया और तभी से दोनों के मोबाइल बंद हो गए। 24 मई को मवाल खियत से करीब 25 किलोमीटर दूर ओसरा हिल्स के पार्किंग में स्कूटी लावारिस मिली। इसके बाद जंगल में राजा और सोनम का सामान मिला और 2 जून को राजा की लाश एक गहरी खाई में मिली। हाथ पर बने टैटू से उसकी पहचान हुई और सोनम वो रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई। फिर 17 दिनों तक कोई सुराग नहीं। फिर अचानक कहानी में आया जबरदस्त ट्विस्ट। सोनम जिंदा मिली और वो भी यूपी के गाजीपुर में।
सोनम गाजीपुर के नंदगंज इलाके में एक ढाबे पर पहुंची। वहां से उसने ढाबा संचालक का फोन लेकर अपने भाई को वीडियो कॉल की और बताया कि वो गाजीपुर में है। भाई ने तुरंत इंदौर पुलिस को सूचना दी, जिन्होंने गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया। पुलिस मौके पर पहुंची और सोनम को वन स्टॉप सेंटर में मेडिकल जांच के लिए रखा गया। जांच में कोई चोट या मारपीट का निशान नहीं मिला। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गाजीपुर एसपी इराज राजा ने पूरी जानकारी दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम का किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो शादी से पहले भी सक्रिय था। शादी के बाद भी दोनों संपर्क में थे। सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने की साजिश रची और अपने प्रेमी के साथ मिलकर शिलांग में हत्या को अंजाम दिया। आज प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुंचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। परिवार से उनकी बात हुई सर? परिवार को ही सोनम ने जो जानकारी मिली थी, परिवार को ही आज सोनम ने रात में ढाबे से फोन किया था और उनके परिवार ने फिर सूचना दी मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस ने हमें सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कार्य हम लोगों ने इनको वहां से रिकवर करके और इसमें वन स्टॉप सेंटर कराया। गाजीपुर में ढाबा मालिक ने बताया कि रात 1 बजे सोनम आई रोते हुए और बोला घर पर बात करनी है। उसने उसको फोन दिया, उसने घर वालों से बात की। क्या कैसे मामला था? एक लेडीज पकड़ी गई है, कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल किए। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। तो कई बात है और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला। दूसरी ओर राजा रघुवंशी के भाई ने बताया कि राज कुशवाहा सोनम के ऑफिस में ही काम करता था और उसका अच्छा दोस्त था। सोनम का सनमाइका का बिजनेस है। उन्होंने कहा कि राज कुशवाहा का नाम आ गया है तो मुझे यकीन हो गया कि मेघालय सरकार इसमें झूठ नहीं बोल रही है। राज कुशवाहा इसमें शामिल है तो सोनम भी इन्वॉल्व हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि जैसे मेरे भाई को मौत दी है वैसे ही हत्यारी को भी सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा भी भाई ने कड़े खुलासे किए हैं। इसमें ये मीडिया में चल रहा है तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है। तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया, सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है। उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं। जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी तब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। भैया कोई राज कुशवाहा का भी नाम सामने आ रहा है, उससे कुछ शायद सोनम का पहले दोस्ती थी या फिर? राज कुशवाहा हम लोग नहीं जानते कौन है ये। तो ये शायद जिन हालातों में हुआ है तो क्यों नहीं लग रहा है आप लोग को कि सोनम ने किया होगा? क्योंकि देखिए तो अभी मिलती ना अपन को शिलांग में। देखिए इसमें हो भी सकता है सोनम मिली हो सकता नहीं मिली हो। बाकी हम लोग जब तक कंफर्म नहीं कर सकते इसके अंदर, जब तक सोनम के मुझसे हम लोग नहीं सुन ले तब तक हम लोग नहीं मानने को राजी नहीं इस बात को। अच्छा, इंदौर में कौन कौन पकड़े गए इसके बारे में जानकारी? अभी कोई आइडिया नहीं इस बारे में। तो ये जो इंदौर में, अच्छा ये उधर शिलांग से ही इंदौर वापस पहुंचे और इंदौर में पकड़े गए हैं ये जो आरोपी? ये भी पता नहीं हमारे को। तो शिलांग से गए कि शिलांग से आए रिटर्न आए, इसकी जानकारी हमको पुलिस ने भी दी नहीं है। पुलिस ने तो हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी। फिलहाल शादी की बात करें तो इनकी शादी कैसे हुई थी? क्या इनकी शादी जो है अरेंज मैरिज है, दोनों की पसंद से शादी की गई है, दोनों खुश थे शादी में। सोनम रघुवंशी के मिलने पर राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने कहा अगर उसने घटना को अंजाम दिया है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैंने उसकी मम्मी से बात करी कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। हम इनके बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि
आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। 4 दिन रही, देखो बड़ा घर है, उसका रूम सबसे ऊपर था, तो बार बार तो अपन उसके रूम में नहीं जा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आती थी बीच में हॉल में खाना ना खाने के लिए। अगर उसने इस इंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर ही, पूरा समाज देगा उनको। तो ये सब उनके घर वाले को मालूम होगा, ये मेरे को नहीं मालूम। सबसे ज्यादा माँ को ही पता रहता कुछ भी चीज में, अपने बच्चे के बारे में माँ को नहीं पता रहेगा। जब मेरा बच्चा मेरे को बता रहा है, और वो क्या बोलती है, हमारी बच्चे हमसे कुछ बात छिपाती नहीं है, सारी बात शेयर करते हैं। हमारे बच्चे इतने संस्कारी हैं कि वो किसी काम गलत नहीं कर सकते हैं। नहीं तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए, सब आगे आएगा। वो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे। वहीं सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह ने कहा, शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी और मेघालय सरकार पहले दिन से ही झूठ बोल रही है। गाजीपुर में एक ढाबे पर आई थी और उसने अपने भाई को फोन किया, सफाई देते हुए कहा कि मेरी बेटी ऐसा काम क्यों करेगी। मेघालय पुलिस पूरी तरह झूठ बोल रही है। मैं गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की अपील करता हूँ। मेरी बेटी 100% बेगुनाह है। दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा हाँ, मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो। हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं वो लोग, निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, काश लगाऊं फोन। अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। बताया गया कि राजा की हत्या में कुल 4 लोग शामिल थे, जिनमें 3 इंदौर से पकड़े गए, जबकि एक आरोपी उत्तर प्रदेश से है, जो फिलहाल फरार है। मेघालय के डीजीपी एल नोग्रांग ने पुष्टि की है कि इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की हत्या में उसकी पत्नी सोनम सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गाजीपुर से हिरासत में ली गई सोनम से पूछताछ अभी जारी है। वहीं गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हुए। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय जाने के लिए खुद हनीमून का टिकट बुक कराया था। हनीमून के नाम पर यह पूरा प्लान पहले से तैयार किया गया था। सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर मेघालय जाने के लिए टिकट बुक किया। पुलिस के अनुसार इस हत्याकांड में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम ने ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा और अन्य लोगों को सुपारी देकर राजा की हत्या करवाई थी। 28 दिन की नई शादी और 17 दिन की रहस्यमयी चुप्पी। अब सवाल सिर्फ इतना ही नहीं, राजा की हत्या किसने की, बल्कि ये भी कि क्यों की गई, और क्या सोनम अकेली थी या कोई और भी इस खेल में शामिल था। फिलहाल सोनम पुलिस की हिरासत में है और 3 सुपारी किलर गिरफ्तार हो चुके हैं और चौथे की तलाश जारी है। लेकिन ये मामला अब बन गया है मोहब्बत, धोखे और मर्डर की वो मिस्ट्री, जिसका हर नया पन्ना एक नया रहस्य खोल रहा है। जांच जारी है और हम आपको देते रहेंगे हर अपडेट, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।